हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3 क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास और उसमें आज हमारा अगला चैप्टर है ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार नीतियाँ। तबीयत ख़राब की वजह से क्लास नहीं अपलोड हो पाई थी कई दिन से। चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल देखते हैं। थोड़ी आवाज़ में परेशानी, खांसी हो रही है, इस वजह से क्लास नहीं अपलोड हो पा रही थी। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा यानी IMS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हम लोगों से पूछा ICS की परीक्षा के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर IMS के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो IMS वर्ष 1764 में प्रारंभ हुई या आरंभ हुई थी, तो बिल्कुल सही बात है। जो IMS की सेवा थी ये शुरू कब होती है ब्रिटिश भारत में? 1764 में। अब 1764 की जो डेट ईयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइएगा किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली क्लासेस में आप लोगों ने इसको काफ़ी बार पढ़ा है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है इसमें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्तियां होती थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। IMS में भारतीयों को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था। कभी की बात आ जाए, केवल की बात आ जाए तो आप, या मात्र कहीं पर आ जाए तो ज़्यादातर 99% वो गलत हो जाता है। तो ये आप इसको देखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगला है प्रारंभ में IMS सेना की देखभाल के लिए थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही नहीं है। ये देखेंगे, इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लीजिएगा। आधुनिक आयुर्विज्ञान उन ब्रिटिश व्यापारियों, अधिकारियों, सैनिकों के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक था जो अपरिचित जलवायु के लिए आए दिन युद्ध लड़ रहे थे। ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा की शुरुआत कब होती है? 1764 में होती। इतना बात याद रखेंगे। 1764 का साल मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता, जो ये निर्णायक युद्ध था। इसके बाद में ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे शासन करना प्रारंभ कर दिया था। और यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे, ये 1853 ईस्वी से IMS में परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाने लगी थी। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ICS के बारे में पूछ लिया जाता है, या UPSC संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछता है कि ये कब शुरू हुई, भारत में इसकी परीक्षाएं कब से स्टार्ट हुई, तो याद रखेंगे। इसी तरीके से 1853 से ही IMS में परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? देखिए RO 2021 का नया ही सवाल है। ये दारोगा को कहा जाता था। क्लियर? यहाँ पे इसकी व्याख्या जरूर देखिएगा, व्याख्या से काफी बार क्वेश्चन बनते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दारोगा को प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कॉर्नवालिस के द्वारा प्रशासकीय सुधारों के अंतर्गत जिलों को 400 वर्ग क्षेत्र में विभाजित कर दिया तथा ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए और अंग्रेज दंडनायक जिसे मजिस्ट्रेट को जिले के पुलिस कार्य का कार्यभार दे दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा और उसकी सहायता हेतु पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था। देखिए वहाँ पे किसको दरोगा के बारे में पूछा गया, यहाँ पर कोतवाल के बारे में पूछा जा रहा, तो याद रखेंगे कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार भूस्वामी हुआ करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? अब आप लोगों ने ये अमीन वाला ये यहाँ पर अमीनी दिया हुआ है, जैसे आपने गांव वाली लैंग्वेज में काफ़ी सुना होगा, अमीन आए हैं अमीन, तो ये कृषि से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सुना होगा। चलिए ये कहाँ पर इसका दिया देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक इसका हो जाएगा। भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध व्यवस्थित सूचना एकत्र करने के लिए ये इसका उद्देश्य था। पूरी व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय इजारा प्रणाली के असफल होने पर भूमि के सही आकलन और इजारेदारी के हिसाब की विस्तृत जांच करने एवं रैयतों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के विशेष समाधान के लिए 1776 ईस्वी में अमीनी कमीशन की नियुक्ति की थी। तो याद रखेंगे अमीनी कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। कब की? 1776 में की थी। रैयत किसको कहा जाता है जानते हैं आप लोग? रैयत कहते हैं किसान को। कमीशन का उद्देश्य भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचना एकत्र करना था, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब बंद था? बिल्कुल 1793 की बात हो रही है। तो आप लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय कब हुआ था? बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। इससे अंग्रेजी विधि का प्रयोग केवल अंग्रेजों के लिए सीमित हो गया। इसने हिंदू और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया। तो ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि बंगाल
रेगुलेशन एक्ट 1793, इसका सबसे विशिष्ट तत्व ये था कि इस एक्ट के द्वारा हिंदू मुसलमानों की स्वीकृति विधियों को भी मान्यता एवं स्थान प्रदान किया गया था। ये सुधार शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था और इस एक्ट के अनुसार ही हिंदुओं पर हिंदू तथा मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा होती है 1774 में। पूछ लगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, तो 1773 के द्वारा हुई थी। कब? 1774 में हुई थी। जो बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय वो बना था, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, ये भी बात याद रखिएगा। 1834 में विधि आयोग और गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति होती है और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये नियुक्ति की गई थी। चार्टर एक्ट 1833 का था, लेकिन कब होती है? 1834 में विधि आयोग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1833 की चार्टर के द्वारा 1834 में हुई थी। टाइम किसका था ये जानते हैं? बेंटिंग का था, किसका था बताइए जल्दी से। और पहला अगर पूछ ले विधि आयोग का सदस्य कौन था, तो याद रखेंगे ये मैकाले थे। पहले विधि सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई थी। देखिए यहाँ पर लिखा है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? इल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपन के टाइम में आता है, इस पर काफ़ी विवाद हो जाता है। इल्बर्ट बिल में क्या किया गया था? ये अदालतों से संबंधित था। इसमें क्या था कि पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स जो थे ये हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि भारत के लोगों पर ही उनके ये जितने भी केस वगैरह हुआ करते थे उनको सुन सकते थे, लेकिन भारतीयों को इजाज़त इन लोगों ने नहीं दी थी कि उनके केसों को सुना जाए। इसलिए इल्बर्ट बिल आता है जिससे कि इनको भी, भारतीयों को भी यूरोपीय लोगों की बराबरी कर दी गई और इसने जो अंग्रेज़ थे, यूरोपीय थे, इन्होंने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि इन्होंने कहा कि ये काले लोग भी हमारे लिए हमारे केस सुनेंगे, हमारी बातों की बराबरी करेंगे, इसलिए काफ़ी इस पर विरोध होता है। उसके विरोध के बाद में ये खत्म हो जाता है, इल्बर्ट बिल समाप्त कर दिया जाता है और इसी से दुखी होकर रिपन ने इसमें अपना त्यागपत्र भी दे दिया था गवर्नर जनरल के पद से, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर लाना, यही बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है पीसी इल्बर्ट जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, उन्होंने भारतीय यूरोपीय पदाधिकारियों के द्वेष और भेदभाव दूर करने की भावना से एक विधेयक पेश किया था जिसको कहा जाता था इल्बर्ट बिल। इस विधेयक का उद्देश्य क्या था? जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं समाप्त कर भारतीय यूरोपीय न्यायाधीशों को समान शक्तियां प्रदान करना था, या शक्तियां करना उनका निहित था। जैसे ही ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था, यूरोपीय लोगों ने अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात मानकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया और अपने विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए यूरोपीय समुदाय ने एक प्रतिरक्षण संघ बनाया। साथ ही विरोध प्रदर्शन करने पर कहने लगे क्या हमारा निर्णय काले लोग करेंगे? देखिए ये इन लोगों की, गंदे लोगों की सोच कैसी थी। इन्होंने कहा क्या हमारा निर्णय काले लोग करेंगे? क्या वे हमें जेल भेजेंगे? क्या वे हम पर आज्ञा चलाएंगे? कभी नहीं। इस बिल के कारण ही रिपन की बहुत निंदा भी होने लगती हो। ये बिल वापस ले लिया गया और रिपन ने इसमें त्यागपत्र भी दे दिया था, याद रखेंगे। रिपन जो थे काफ़ी उदारवादी थे। इल्बर्ट बिल है 1883 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें सीमित दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। इसमें संपूर्ण सिविल और दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव था। देखिए संपूर्ण की बात नहीं की गई थी, लेकिन आंशिक रूप से बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। इस प्रस्तावित विधेयक से भारत में रह रहे इंग्लैंड के यूरोपीय नागरिकों ने विरोध उत्पन्न हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। विधेयक का विरोध होने के बावजूद भी इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित कर दिया गया, ये बात गलत है, समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरे नंबर इसका ठीक हो जाएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट है इल्बर्ट विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। इससे भारतीयों को यूरोपवासियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति मिली और इसने न्यायालयों में यूरोपीय पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें यही प्रस्तावित था कि आपराधिक जो मामले हैं उसमें भारतीय मजिस्ट्रेट भी यूरोपियों पर अपना न्याय विचार कर सकेंगे, कि इन्हीं अंग्रेज़ों को थोड़ी ना हमारे ऊपर शासन करने का या हमारे निर्णय लेने का अधिकार था, हमारा भी तो था ना। लेकिन इन लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। इल्बर्ट बिल विधेयक या इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? वही सारी बातें हैं, बार बार आगे चलते हैं, वही ये देख लीजिएगा। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसूदे का श्रेय भी उसको दिया गया। निम्नलिखित में से इस मसूदे को आपको पहचानना है। चलिए पहचानते हैं कौन सा? भारतीय दंड संहिता का मसौदा, यही बात बिल्कुल सही है और इस टाइम ये काफ़ी चर्चा में भी है, इसलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है।
2 फरवरी 1835 ईस्वी में मैकाले ने शिक्षा पर अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकाले ने जो शिक्षा पर अपना स्मरण पत्र दिया था, कब प्रस्तुत किया था, कब दिया था, तो पूरी डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। ठीक है, 2 फरवरी 1835 को। देखिए क्वेश्चन वही होते हैं, इसमें आपको डीप पूछा जा रहा है, लेकिन हमसे जो पीसीएस वगैरह में पूछा गया है वो वन लाइनर के फैक्ट के रूप में पूछा जा रहा है। लेकिन आजकल वन लाइनर नहीं पूछे जा रहे, स्टेटमेंट के रूप में ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार किया। मैकाले ने प्रस्तुत किया था 2 फरवरी 1835 को, लेकिन बेंटिंग ने इसको स्वीकार किया था 7 मार्च 1835 को। मैकाले के द्वारा शिक्षा के साथ साथ भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किए गए थे। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ इसमें सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? अभी आप लोगों ने पढ़ा, आंसर ठीक हो जाएगा क्या, लॉर्ड कैनिंग। डफरिन के टाइम में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, है ना। और लिटन के टाइम में क्या हुआ था, आप लोग जानते ही हैं, 1878 के टाइम में हुआ था, क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ जाता है। मेयो के टाइम में क्या होता है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। ये सारी चीज़ याद रखिएगा मैचिंग के लिए या फिर क्रोनोलॉजी में पूछी जाती हैं। परिसीमा कानून जो ब्रिटिश द्वारा 1859 में पारित किया गया था, निम्नलिखित में से किस विषय से संबोधित करता है या इससे संबंधित है? कौन सा पूछ रहा है, परिसीमा कानून। ऋण अनुबंध पत्रों की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी। साहूकार और रैयत किसान, देखिए मैंने बताया था ना, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। इनके मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्ष के लिए होगी। यह भूमि अनुबंध पत्र साहूकार द्वारा निष्पादित नहीं किए जा सकेंगे। ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता 10 वर्षों के लिए होगी। तो ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा बी, 3 सालों के लिए ये होगी। नेक्स्ट है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रखेंगे मद्रास में हुआ था। कब? 1688 ईस्वी में। ये आरओ में भी आपके पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। और नया क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा हुआ है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में वह न्यायिक योजना बनी थी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जिलों में बांटा गया और प्रत्येक जिले को एक कलेक्टर के अधीन कर दिया गया था? ये थे भैया वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पर देख लेंगे, वॉरेन हेस्टिंग की अध्यक्षता में न्यायिक योजना 1772 ईस्वी में गठित सर्किट कमेटी बनी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जिलों में बांट दिया गया और प्रत्येक जिले को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया था। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था बंगाल का, आप बताइएगा जरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था? नहीं, ये तो कॉर्नवालिस थे, तो पहला तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में स्थापना की गई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, याद रखेंगे। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी, ये बात भी सही है। टाइम किसका था? कैनिंग का टाइम था। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 2 और 3। यहाँ पर देख लीजिएगा, वही सारी बातें जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अब ये कथन और कारण वाला बहुत लंबा चौड़ा है, इधर इसका देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश विधिवेत्ता प्रमाणिक मूल ग्रंथों के अधिनियमों को समझने के लिए भारतीय पंडितों और मौलवियों का भरोसा करते थे, ये बात सही है। और ब्रिटिश सत्ता ने 1783 में हिंदू कानूनों को तथा 1785 में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया था। तो इसका ऑप्शन इधर देखिए, यहाँ पर ठीक हो जाएगा कि पहला तो कथन सही है, लेकिन इसको कथन नंबर दूसरा ये वाला गलत है। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट है, 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया, केवल संग्राहक अभिकर्ता